नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर आ चुके हैं। ये क्लास होने वाली है पूरा जो अब तक के सीटेट के पेपर हुए हैं, यानी कि 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका निचोड़ आपको यहाँ पर देने वाले हैं। क्योंकि जो लास्ट एग्ज़ाम आपका बचा है ये होने वाला है आपका 21 जनवरी को। तो उनके लिए ये जो क्लास होने वाली है ये रामबाण क्लास होने वाली है। और इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि जीन पियाजे से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें जीन पियाजे की, तो ये जो है एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं यहाँ पर बताई हैं। और कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये बताई हैं 4 अवस्थाएं। और इनमें से जो पहली अवस्था है ये है आपकी संवेदनात्मक गामक अवस्था, और इसी को ही हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। ये होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक के बीच में। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आती है 7 से 11 वर्ष के बीच में। और अंतिम है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसे ही हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। तो ये होती है 11 से 15 वर्ष तक। तो ये जो है जीन पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, और ये आपके स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डेली देखने को मिला है, तो इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चे में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो सामाजिक खेल का जो विकास होता है ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसी बीच आपका सामाजिक खेल का विकास होता है बच्चे में। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों में मापतौल की समझ का विकास हो जाता है? तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष के बीच में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बीच में मापतौल जो है बच्चा यहाँ पर इसको जानने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो वाइगोस्की जो है ये आपके रूसी वैज्ञानिक थे, और वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर बल दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर बल दिया है? तो ये दिया गया है वाइगोस्की के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वाइगोस्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कोहलबर्ग से संबंधित। तो कोहलबर्ग की अगर बात करें तो ये जो है अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है 3 प्रमुख स्तर बताए गए हैं, और कौन कौन से ये प्रमुख स्तर हैं इन्हें भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पहला है प्राक रूढ़गत स्तर, या फिर इसी को हम पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। दूसरा है रूढ़गत नैतिकता स्तर, और इसको हम कहते हैं परंपरागत स्तर। नेक्स्ट है तीसरा जो है ये है उत्तर रूढ़गत स्तर, या इसको हम कह सकते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये जो है 3 स्तर यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बताए गए हैं। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूल सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? तो ये रहता है उत्तर परंपरागत स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होवार्ड गॉर्डनर से। तो अगर बात करें होवार्ड गॉर्डनर की, तो ये जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और होवार्ड गॉर्डनर का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत का यहाँ पर इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था होवार्ड गॉर्डनर ने, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति से। तो यहाँ पर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है।
और इसका हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर डाला था, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, पूरा विस्तार से वहाँ पर आपको बताया गया है। और यहाँ पर हम आपको इसके कुछ मेन पॉइंट बता देते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है इसको 2020 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 29 जुलाई 2020 को। इसे आप याद रखिएगा, डेट ये इम्पॉर्टेंट है। और किसकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया था। और जो NEP है, NEP 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर यहाँ पर कर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना। तो ये इसका मेन मोटो है। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है बल ये मातृभाषा में यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पर ज़्यादा बल दिया गया है। आगे बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम पहले चलता था 10+2 का, इसको समाप्त करके यहाँ पर जो नया पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू किया गया है, इसमें वो लागू किया गया है 5+3+3+4। यानी कि जो पहले 5 साल होंगे इसमें बच्चा पहले 5 साल में, यानी कि जो पहले 5 साल होंगे उसमें 3 वर्ष तक पहले आंगनवाड़ी में शिक्षा प्राप्त करेगा, और जो बाकी 2 वर्ष बचे उसमें पहली क्लास और दूसरी क्लास को कंप्लीट करेगा। फिर अगर बात करें जो अगले 3 वर्ष होंगे तो इसमें बालक तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा में पढ़ाई करेगा। फिर नेक्स्ट वाले में जो अगले 3 वर्ष होंगे यहाँ पर जो है 6, 7, 8 कंप्लीट करेगा, और अगले 4 वर्ष में ये आपका 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा कि ये क्या है 5+3+3+4। तो इसे आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है NCF से, NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। और इसकी अध्यक्षता जो की थी ये की थी प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने। और NCF का जो प्रमुख सूत्र है ये है आपका लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा, यहाँ पर इसका मेन मोटो है। और NCF 2005 जो है किस पर बल देता है? तो ये बल देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये बल देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य और उससे जो संबंधित अत्यधिक प्रिय जो भोजन होता है, इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी बन रहे हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है केरल, तो केरल का जो फेमस जो यहाँ पर इसकी डिश है ये है किसी भी करी के साथ उबला टैपिओका, ये यहाँ की जो है फेमस डिश है। अगला है कश्मीर, और यहाँ का जो प्रिय भोजन है वो है सरसों के तेल में बनी मछली। गोवा की अगर बात करें तो गोवा का जो फेमस है ये है नारियल के तेल में बनी जो है समुद्री मछली, ये यहाँ का फेमस है। और हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर पकाया हुआ सांप खाया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्थान के नाम और उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के बारे में, यानी कि किस राज्य में जो है किस टाइप के घर बने हैं, तो उनके बारे में ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको हम लेकर आए हैं। जैसे कि पहला दिया है मनाली, तो मनाली में जो घर होते हैं ये पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। आगे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और जिनकी जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों से छाई हुई होती हैं और इनके घरों को गोबर से लीपा जाता है। अगला है यहाँ पर असम, तो असम में जो है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में जो है पत्थर के बने घर होते हैं और जिनके फर्श और जो छतें होती हैं ये लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्लॉथ के बारे में, तो स्लॉथ जो है इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है स्लॉथ जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखिएगा। और यह जो है दक्षिण व
मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी जानवर होता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह देखने में भालू जैसा दिखता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये देखने में कैसा होता है, तो ये जो है भालू जैसा दिखता है। और यह जो है दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। आगे पॉइंट दिया है कि यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। और लास्ट पॉइंट है, यह जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। तो इतने यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं स्लॉथ के बारे में, इन्हें आप रट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि वर्तमान पर्यावरण अध्ययन में, ये जो पाठ्यक्रम है आपका पर्यावरण अध्ययन का, इसमें जो है 6 मुख्य थीमों को बांटा गया है। तो यहाँ पर थीम से क्वेश्चन आपका डेली देखने को मिला है ईवीएस में। तो जो ये आपकी 6 थीम हैं ये हैं, इसमें से पहली जो है ये है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी जो थीम है ये है आवास, पांचवी है यात्रा और छठी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये आपकी छठी थीम है। नोट में आप यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो काम और खेल कौमा जानवर और पौधे, ये 4 परिवार और मित्र की उप थीम हैं। कौन कौन सी? काम और खेल, जानवर, पौधे, ये जो है 4 जो हैं किसकी उप थीम है? ये परिवार एवं मित्र की उप थीम है, इन्हें आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है निपिन्थीस पौधे से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। निपिन्थीस एक शिकारी पौधा होता है, पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा। और जो है चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को, यानी कि जो छोटे जीव होते हैं उनको अपना शिकार बनाता है। यह जो पौधा है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसका अगर आकार की बात करें तो इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और घड़े से घास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं और उसका जो है ये शिकार कर लेता है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो ये आता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये सभी रोग जो हैं ये मच्छरों के काटने से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, तो बगुला और भैंस में जो है सहजीवी संबंध होता है, इसलिए जो है ये बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? तो ये थे दक्षिण अमेरिका के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये भाग है तेलंगाना का। तेलंगाना का एक प्रसिद्ध गांव है पोचमपल्ली, और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन हैं? तो इनमें आ जाएगा आपका चील, बाज और गिद्ध। तो ये जो है जो पक्षी हैं ये मानव यानी कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है? तो ये है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मधुमक्खी अंडा देती है? तो ये देती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो है अंडा देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दांत में दर्द होने पर हम उपचार कैसे करते हैं? तो जो घरेलू उपचार है ये है आपका लौंग का तेल लगाकर। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? तो ये होता है सीनियर मादा, यानी कि जो बुजुर्ग हथनी होती है। झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो जो है सरदारनी होती है, यानी कि सीनियर होती है। अगला क्वेश्चन है केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं?
तो केरल में जो है माँ की बड़ी बहन को अम्मा कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मैप से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आ चुके हैं मैप के। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिजोरम के समवर्ती राज्य कौन से हैं। तो मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य हैं उनमें से आपका असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो इनमें आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। यानी कि ये क्वेश्चन आपको मैप से ही आने वाले हैं, तो आप जो है भारत का मैप पूरा रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर से कितने सटे हुए राज्य हैं। तो इनमें आ जाएंगे आपके महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात। ये जो सभी राज्य हैं ये अरब सागर से सटे हुए राज्य हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पटना से चंडीगढ़ किस दिशा में पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका उत्तर पश्चिम दिशा में, और ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, और नेक्स्ट अगले जो पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल सेम हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो ये है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आंवला में, पालक में और गुड़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये जो है आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मिजोरम का जो लोक नृत्य है जैसे कि चिराव हुआ, खल्लम हुआ, चैलम हुआ, ये जो है मिजोरम के लोक नृत्य हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंग जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। ये है आपका नागालैंड का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है आपका तमिलनाडु का। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुचिपुड़ी नृत्य, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेल टिकट पर यात्री का कितना विवरण दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रेल टिकट पर यात्री का कितना विवरण दिया जाता है। तो इसमें दिया जाता है यात्री का नाम और उसका विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है केंचुआ को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थी। तो ये थी अवनी लखेरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं। तो ये हैं आंवला, नींबू, संतरा और अंगूर। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की किस वृक्ष की छाल से जो है बनाई जाती है दवा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया रोग की जो दवा है, ये जो दवा है ये किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो ये जो है सिनकोना वृक्ष की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पाया जाने वाला एक मांसाहारी पौधा कौन सा है। तो ये होता है आपका ड्रोसेरा पौधा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कौन सा है, ड्रोसेरा पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती से। तो जो झूम खेती है ये किस राज्य में होती है। ये होती है मेघालय और मिजोरम राज्य में। तो ये क्वेश्चन आपका लगभग हर पेपर में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पश्मीना शाल का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो ये होता है लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर होता है, लद्दाख क्षेत्र में। चलते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे। तो भाषा परिवेश का हमें यहाँ पर निर्माण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा एम को डब्लू तथा डब्लू को एम पढ़ रहा है तो बच्चा कौन से रोग से पीड़ित है। तो ये है आपका डिसलेक्सिया, यानी कि बच्चे को पठन विकार है, तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। और अगर लिखने संबंधी कोई विकार है तो वो हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया, और गणितीय संबंधी कोई विकार है तो ये आता है डिसकैलकुलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था चोमस्की ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था, चोमस्की ने। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पूछा गया है कि पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो ये करती है मैना। तो यहाँ पर हमने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो सीटेट का पेपर है 21 जनवरी को, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।